हर घर में चिता जलती थी, लहराते थे शोले, हर शहर में शमशान वहाँ भी था यहाँ भी। ना तो कोई गीता का सुनता, ना तो कोई कुरान की, हैवान था ईमान यहाँ भी था यहाँ भी। तो ये कुछ चंद लाइनें जो है वो उस समय में विभाजन में हुई हिंसा त्रासदी को व्यक्त करती है। ठीक उसी तरह से आज एक ऐसे लाइन के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं देह से जान जा चुकी है। देखिए कुछ चंद लाइनें होते क्या है कि कुछ उस समय में क्या माहौल रहा होगा उसके पूरे फीलिंग को समेट कर करके और कुछ चंद लाइनों कुछ चंद शब्दों में हमको बता देती है। तो यही कुछ आज हम लोग देह से जान जा चुकी है, ये क्या है लाइन और कैसा माहौल रहा होगा उसके ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इन सभी से पहले नमस्कार आप सभी को, आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है और मैं भारती सर पटना बिहार से। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं विद्रोही और राज्य के ऊपर में। ये आपका 12वां कक्षा का जो इतिहास है उसके 11वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज्य। इसी को हम लोग कहेंगे 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी बना कर करके और प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं एकदम सीरीज से, उसको आप देख सकते हैं। अगर आज ही जुड़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगी। बशर्ते जो बच्चे हमारे क्लास को देखते हैं बुक रखिए, बिना बुक का ये जो जितना भी वीडियो सीरीज लेक्चर मिलता है कोई फायदा नहीं। तो अब चीजों को समझने का हम प्रयास करते हैं। शुरुआती होता है आज के वीडियो सेशन, देह से जान जा चुकी है। ये लाइन कब आया, किस परिस्थिति में आया, कुछ देर तक कड़ी चलेगा तब आप समझ पाइएगा। कहते हैं इससे पहले की बात कर ले तो कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण कर लिया जाता है। अब समझेंगे पुराने वीडियो जो लोग देखे हैं, अब यहाँ उनको बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। आपको बताया गया था कि 1801 ये वो ईस्वी है कि जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला एक बड़ा रियासत जिसको कहते अवध, जो पूरे उत्तर भारत की शान हुआ करती थी। और ये अवध में अंग्रेजों ने BEIC ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने 1801 में सहायक संधि कर लिया। लॉर्ड डलहौजी वो आदमी कंपनी का जो अवध रियासत के बारे में एक बात बोलता है कि एक दिन ये गिलास फल हमारे मुंह में आकर के गिरेगी। ये लाइनें लॉर्ड डलहौजी का है जो 1851 में अवध रियासत के बारे में कहा था। ज्यादा दिन गुजरा नहीं, 1800 कहते हैं कि 56 में आकर करके फाइनली अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाता है। तब यहां से बात को अब शुरू होता है 1857 में अवध के बारे में पूरा भूमिका हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो सेशन से। तो अब आता है बात कि 1856 में अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया जाता है। वही लाइनें लिखे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अधिग्रहण होता है। किसका अधिग्रहण होता है? तो अवध रियासत का। अब इसमें ध्यान से सुनेंगे, जैसे अवध रियासत का अधिग्रहण होता है तो अवध के जितने भी इलाके थे साथ साथ जितने रियासतों हैं इन सभी में कंपनी के खिलाफ जो है बहुत असंतोषजनक बातें आती हैं। यानी कहीं ना कहीं इलाकों पर, रियासतों पर असंतोषजनक बात जो है वो सामने आ जाती है। यानी कंपनी से लोग नाराज हैं, कह सकते हैं कि गुस्सा है। काहे गुस्सा है भाई कि जो उत्तर भारत की जो शान कही जाती थी और यहाँ के नवाब थे जिनका नाम है वाजिद अली शाह। और इस वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी किया क्या, पहले बात को समझेंगे। ये वाजिद अली शाह को कंपनी कह रही है कि ये कुशासन चला रहे हैं, इनसे शासन नहीं संभल रही है, ये योग्य शासक नहीं है। इनके समय काल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। तालुकदार लोग जो है वो कहीं ना कहीं पनप रहा है, बड़े बड़े जागीर लेकर के बैठा हुआ है। और तालुकदार क्या करता है तो ये तालुकदार आम किसानों का खून चूसता है, उस पे कोड़े वसूल मारते हैं और आम जो छोटे छोटे भूमिहीन किसान हैं उनके जमीन हड़प लेता है तालुकदार। और तालुकदार को ज्यादा दंड जो है वो नवाब नहीं देते हैं। तरह तरह के मामले जो है वो लाद कर करके और ये आरोप लगा दिया गया वाजिद अली शाह के ऊपर में कि इनके शासन में कुशासन और भ्रष्टाचार है, इससे ज्यादा अवध में कुछ नहीं है। यानी ये योग्य शासक नहीं है, इसीलिए अवध रियासत को अब ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया जाएगा। यहां तक मामला आपको समझ में आ रहा होगा तो अब ठीक लगे आपको।
जबकि अंग्रेज ये भी मान लेता है कि ये जो वाजिद अली शाह है ना, अवध के नवाब, ये लोकप्रिय शासक नहीं है। अगर कोई भी शासक अगर लोकप्रिय हो तो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी अपना निष्कर्ष निकाल रही है अपने से कि वाजिद अली शाह जो है वो लोकप्रिय शासक नहीं है, यानी जनता का वो चाहता नहीं। जबकि ऐसा कंपनी का कहना गलत था। क्यों भाई? क्योंकि पब्लिक जो लोग होते थे ना, वो दिल से ज्यादा चाहते थे। ध्यान में रखेंगे बात को। वाजिद अली शाह को अंग्रेज कह रहा है कि अवध के लिए ये योग्य नवाब नहीं है और इनके शासन में कुप्रशासन है, कोई बढ़िया शासन नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, तालुकदार लोग गरीबों अमीरों की गरीब की जमीनें हड़प कर करके और बड़े बड़े जागीर लेकर करके बड़े बड़े रियासत के मालिक जैसा बन बैठा है और लोगों का खून चूसता है। इन तमाम आरोप लगा करके वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और उनको कलकत्ता भेजा जाना शुरू कर दिया गया। अब ध्यान सुनेंगे, लेकिन इस वाजिद अली शाह के ऊपर में यह भी अंग्रेज कह रहा है कि ये लोकप्रिय शासक नहीं है, जबकि सच्चाई तो ये ही कि लोगों के दिल में ये बसते थे, यानी लोग इनको दिल से ज्यादा चाहते थे वाजिद अली शाह को। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये पब्लिक के बीच में लोकप्रिय थे, लेकिन अंग्रेज कह रहा है कि लोकप्रिय नहीं है। मामला यही ध्यान में रखेंगे। इस कंडीशन में अब ध्यान से सुनेंगे, जान ए आलम, ये याद रखेंगे, जान ए आलम किसको कहा जा रहा है? तो वाजिद अली शाह को, जिनकी पत्नी बेगम हजरत महल है और बेगम हजरत महल जो अवध के क्षेत्र से अंग्रेजों से लोहा लेगी 1857 की क्रांति में। तो ये ध्यान में रखेंगे, जान ए आलम की विदाई हो रही है और विदाई के समय माहौल कैसा है, अब इसको हम लोग समझेंगे। जैसे अगर आप उस चीज को फील कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कभी किसी बहन का विदाई हुआ हो, तो या फिर आपके घर में हो या आप किसी के ममेरी बहन के शादी में गए हो कहीं भी, तो देखिएगा जब एक कन्या की जब विदाई होती है शादी विवाह के बाद, जब दूल्हा आते हैं बारात में या सुबह बारात के बाद लेके जाते हैं, उस समय में देखिएगा कि लड़की का जो भी भाई है या फिर जो भी उसका एकदम सगा संबंधी है जिसके साथ वो लड़की बचपना गुजारी है, अगर उसके आप भाई होंगे तो हो सकता है कि एक साथ सोए होंगे, पैर में पर रगड़े होंगे, खूब एकदम मारा पीटी किए होंगे, उसका कपड़ा फाड़ देना, माने जितना आप उससे परस्पर जुड़े हुए होंगे उस लड़की के साथ बचपना में, तो विदाई के टाइम पे उतने ज्यादा आपको जो है वो आंसू एकदम ढरना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। किसी किसी को तो होता है कि कोना में जा के कोई लोग रोते हैं, होता है कि कई लोग लजा जाते हैं ना, तो वो कोना में जा करके आराम से रोवेंगे। तो कहने का मतलब जिस समय में एक लड़की के विदाई के टाइम तक जो माहौल रहता है वो आप जानते होंगे, बस वैसा ही एकदम माहौल जो होगा वो अवध के जो नवाब है जिनका नाम वाजिद अली शाह है, उनके विदाई के टाइम में होगा। अब ये ध्यान से सुनेंगे, जितना एक कन्या के विदाई के टाइम नहीं होता उससे भी ज्यादा यहां पे माहौल मातम छा जाएगा। आप देखते होंगे कि लड़की के कुछ परिवार वाले जो होते हैं वो रोड तक छोड़ने जाएंगे, अगर बीच गांव में उनका मकान होता है तो कहीं ना कहीं रोड तक एकदम नहीं देखा जाता है कि किस तरह से हमारे पूरा बातें याद आती है ना कि लड़की ऐसे है वो है, पानी ला के देती थी, बेटा से ज्यादा मानती थी, उनके गार्जियन को भी एहसास होने लगता है। विदाई के टाइम में जितना जुड़ाव है वो सब याद आता है। जैसे जैसे पिक्चर ज्यादा बनना शुरू होगा वैसे वैसे ऑटोमेटिक आंख से आंसू जो है वो छलकने लगते हैं। तो यही कुछ दृश्य आपको ध्यान में रखना है अवध के ऊपर में कि जब वाजिद अली शाह को अंग्रेज कह दिया कि आप योग्य नहीं हैं, इनको गद्दी से हटा दिया गया, पूरे रियासत को अधिग्रहण कर लिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तब होता क्या है इस पर बड़ी बढ़िया से सुनिएगा। लोग लखनऊ से कानपुर तक रोते रोते चल गए। अब इतने लाइन से आप समझ सकते हैं कि नवाब की विदाई हो रहा है और यहाँ के तमाम जो लोग हैं जो लखनऊ में होते थे, अब ये भाई लखनऊ से कानपुर के रास्ते फिर इनको कलकत्ता भेजा जाता और लोग लखनऊ के जितने भी लोग थे उन सभी लोग इस नवाब के पीछे पीछे विदाई के टाइम में लखनऊ से कानपुर चल गए। तो इतने बातें से आप समझ सकते हैं लगभग 87-88 किलोमीटर की दूरी लखनऊ से कानपुर की रही होगी और इतने दूर तक अगर कोई जो है वो विदाई के टाइम तक रोते रोते चल जाए, अपने आप में बहुत बड़ी मैटर है। और यही हुआ और इसी समय कुछ लोगों के द्वारा ये लाइन कही गई है कि मानो देह से जान जा चुकी है। ये बात सही है। आप किसी के विदाई में देखिएगा, शामिल होइएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनके सगे मम्मी या पापे होंगे तो मम्मी इतना ज्यादा रोने लगती है, इतना ज्यादा विदाई टाइम में रोती है कि कभी कभी होता है क्या कि चक्कर आ जाता है, गिर जाता है
और देखिए घर का स्थिति, जिस दिन लड़की का विदाई होता है उस दिन पूरे घर का माहौल देखिएगा, कोई लोग सुख बुक नहीं करेगा। पहले कहेगा कि बहुत सारे परिवार भरे रहेंगे, विवाह से पहले कई लोग खाना पीना इधर उधर बहुत सारे लोग रहेंगे, कोई बांस काट के लाएंगे, अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं। तो जो माहौल होता है ना कि बहुत सारे, कोई कहेगा कि हमारा कपड़ा चुरा लिया, कोई कहे साबुन लावा जी निहाई जाई थी। तो ये जो माहौल होते हैं विदाई के बाद ऐसा नहीं रहता। विदाई के बाद का जो माहौल होते हैं वही सेम सिचुएशन आपको सोचना है कि अवध के ऊपर में हो जाएगा। समझ रहे बात? उस समय जो लड़की के माँ होते हैं उनको कभी कभी चक्कर आ जाता है, गस्ती आ जाते हैं। कई लोग पूछेंगे मम्मी खाना कौची बनेगा, उनकी पतो वो कहेंगे कुछ बना दे हूं कन्या। उस समय स्थिति ऐसा हो जाता है रोते रोते कि मानो कि उनकी देह में अब जान ही नहीं है, देह से जान तो चली गई है। और वही हाल अवध का होता है। बात को ध्यान में रखेंगे। अब आपको ये लाइनें समझ में आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा सिचुएशन समझ में आ रहा होगा कि ये लाइनें किस माहौल को बयां कर रही है। अब शायद इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे कि देह से जान जा चुकी है, आपको पूरा कहानी पृष्ठभूमि आपके हिसाब से आपके माइंड में पिक्चर बनने शुरू हो जाएंगे। इतिहास है, डेट रटने से, चीजों को खाली फैक्ट्स बाय फैक्ट्स रटने से कुछ नहीं होता है। आपको एक कहानी के सीक्वेंस में पढ़ना है और कहानी भी ऐसे पढ़ना है ताकि आप उस चीज को अनुभव करें, उसको सीखें कि समय कैसे टर्न लेता है, चीजें कैसे क्या होती है, उसको रिलेट कर पाओ, फील कर पाओ। जब तक फीलिंग नहीं करेंगे इतिहास पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। चलिए अब यहां तक आपको समझ में आया होगा कि किस परिस्थितियों में कैसे कैसे वाजिद अली शाह की विदाई हो रही है। और लोग जबकि कंपनी कह रहा है कि ये लोकप्रिय नहीं है, और लोकप्रिय इतना है कि यहाँ इनका जितना फैन फॉलोवर है इस सब कानपुर से लेकर लखनऊ से कानपुर तक रोते रोते चला जा रहा है। किसके समय में? तो जान ए आलम की विदाई के समय में। जान ए आलम कौन है? वाजिद अली शाह। कहते हैं कि जब फाइनली नवाब को ही हटा दिया अंग्रेज, तो जो नवाब की जो दरबार और संस्कृति थे, ये कहीं ना कहीं दरबार और संस्कृति भी नष्ट हो गई। तो नवाब होते थे तो दरबार लगाते थे, उनकी एक अलग कल्चर पहचान होती थी, जहां पे काफी सारे लोग जो म्यूजिक से संबंधित थे, संगीतकार लोग थे, जो कवि थे, उन सबों को रोजगार नवाब दे रखे थे। दरबार की कलाकृतियों के हिसाब से काफी सारे लोग, चाहे वो कवि हो, संगीतकार हो, तबला वादक हो, नृत्य करने वाले हो, बावर्ची हो, बावर्ची को भी रोजगार मिलता था। क्योंकि दरबार में बहुत सारे शाही महलों में लोग रहते थे उनके खाने के लिए, व्यवस्था के लिए। लेकिन अब ये शाही महल ही नहीं रहेगा, वाजिद अली शाह को दरबार से हटा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जितने भी बावर्ची, संगीतकार, इन सबकी छुट्टी हो जाएंगी। यानी ये लोग सब लोग बेरोजगार होंगे। उतने दिन से कैसे नवाबों के साथ रहे होंगे, नवाब के साथ खाना वाना, ये सारा चीज इन लोग को याद आएगा और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों में मातम आएगा। तो एक तो उनकी यादें, दूसरी बात रोजगार भी छिन जाना। अब इन लोग का क्या हाल होगा, जो पहले दरबार से जुड़ करके, संस्कृतियां से जुड़ करके अपना रोजी रोजगार भरण पोषण करते थे। इसी में कहते हैं कि संगीतकार, कवियों और इसके अलावा जो कारीगर हैं, बावर्चियां हैं, इन सबको कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दरबार में कला और संस्कृति से जुड़ कर करके रोजी रोटी प्राप्त करते थे। अब इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। अब यहां तक आप समझ पा रहे होंगे कि अवध का माहौल कैसा चल रहा है, केवल लॉर्ड डलहौजी के अवध रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने से। अब इसके बाद ध्यान में रखेंगे, एक लाइन हम आपके लिए लिखे, बढ़िया से समझ लेंगे। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं, ध्यान से सुनेंगे, यानी पीड़ित वर्गों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन अवध में जो है अंग्रेज से पीड़ित है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। जिसमें राजकुमार हो गए, तालुकदार, अभी तालुकदार के ऊपर में पूरा वर्णन करेंगे यहाँ पे, अभी समझ जाएंगे। राजकुमारों, तालुकदारों, सिपाहियों और किसानों, ये सब लोग अंग्रेज से पीड़ित थे, इसीलिए अवध में ये सब लोग मिल जाएंगे। बात को समझेंगे। जब 1857 की क्रांति होंगे तो उसमें केवल जो है वो वाजिद अली शाह के जो पत्नी है बेगम हजरत महल, वही नहीं लड़ेगी। बेगम हजरत महल के सपोर्ट में कौन कौन आएगा? तो राजकुमार, जिनका छोटे छोटे औलाद हैं, साथ साथ और भी पहले से जो नवाब वाला से रिलेट कर पाए होंगे, रिलेशन के होंगे, ये सब छोड़ दीजिए। सिपाही तो पक्का आएंगे। इसके अलावे में साथ साथ याद रखना है आपको कि तालुकदार आएंगे। तालुकदार क्यों आएंगे? अभी तालुकदार पे चर्चा करेंगे, आप समझ जाएंगे। किसान तो आएगा, चूंकि अंग्रेजों के टैक्स से ये लोग परेशान हो गए थे। अब आप और थोड़ा सा समझ पाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब परेशानी होंगे, यानी पीड़ित लोग होंगे। तो 1857 की क्रांति में ये सब लोग जुड़ कर करके एक साथ आकर के और अंग्रेजों के खिलाफ अवध में जो है लोहा लेंगे। चलिए ये बातें ध्यान सुनेंगे। अब एक टाइटल एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा इस टाइटल पर भी फोकस करें।
कहते हैं कि फिरंगी राज का आना और एक दुनिया की खात्मा, यहां खात्मा लिखना भूल गए हैं, चलिए आप ध्यान में रखेंगे, फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा, बुक रखेंगे तो वहां पे यह टाइटल मिल जाएगा। अब ये कौन सी दुनिया की बात हो रही भाई? ये तो हम समझ रहे हैं कि फिरंगी राज का मतलब हो गया कि वो गोरे लोग का आगमन हो गया, तो ये कौन सी दुनिया खत्म हो गया, कौन सी दुनिया खत्म हो गई? फोकस करिएगा, लाइन में दम होता है। अब यहां समझेंगे, कहते हैं कि पहले जो तालुकदार लोग थे, अब ये तालुकदार कौन होते हैं? जैसे जमींदार के बारे में आप पढ़े, नवाबों के बारे में जाने, तो ये तालुकदार वो लोग होते थे जो किसानों की जमीनें छीन कर करके और बहुत बलवान हो गए थे, ताकतवर हो गए थे। अब इतना से समझ सकते हैं कि अंग्रेज के अवध में आने से पहले तालुकदारों के पास में, याद रखेंगे, जितना भी अवध रियासत का एरिया था उसका 67% जो गांव है वो तालुकदार के पास होता है। अब इतना से आप समझ सकते हैं कि नवाब के लगभग ही टक्कर में चला जाएगा, क्योंकि पूरे अवध का जो क्षेत्र है उसमें से लगते हैं, कहते हैं कि 67% जो गांव है वो तालुकदारों के अंडर में होते थे। बाद में अंग्रेज आएंगे, अपना नियम लगाएगा, ये सब अस्थायी बंदोबस्त वगैरह ये सब घट कर करके लगभग 38% गांव अब तालुकदार के ऊपर में रहेगा। तो अंग्रेज के आने से पहले इसकी स्थिति बहुत बढ़िया था तालुकदार के। अब इतना समझ सकते हैं कि एक बड़े बड़े तालुकदार की अगर बात कर ले तो 12,000 तक के पैदल सेना सिपाही रख सकता है। एक तालुकदार 12,000 के पास में सिपाही रखेगा, बताइए किसी को समझेगा? किसान को मार देगा, ज्यादा किसान बोलेगा उसके जमीन हड़प लेगा। तो कहीं ना कहीं ये तालुकदार किसानों का शोषण करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात को समझेंगे, जो जो एकदम छोटे छोटे एकदम तालुकदार लोग होते थे उनके पास में भी 200 सिपाहियां कम से कम तो होते ही थी। तो इतना समझ सकते हैं कि बड़े तालुकदारों के पास में 12,000 के आसपास में सिपाही होते थे और छोटे छोटे जो तालुकदार होते थे उसके पास भी लगभग 200 के सिपाही आसपास रहते थे। इन तालुकदारों के पास में अपने किले भी थे, अपनी जागीरें भी थे। और साथ साथ समझने वाली बातें यह है कि अब यही सब को लेकर करके जब अवध में एंट्री लेता है अंग्रेज, तो अंग्रेज कहता है कि तालुकदार ठीक आदमी नहीं है, ये किसानों की जमीनों को हड़प लेता है और इसी पे राज कर रहा है, इसका इला किला सब। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि अब नवाबों की कहीं ना कहीं ताकत को, राजा महाराजा नवाबों की ताकत को अंग्रेज कम कर दिया, अपना रेजिडेंट रख कर करके, इसके अलावा सहायक संधि कर करके, या फिर किसी नवाबों को युद्ध में हरा कर करके उनकी शक्ति को कम करने लगा। तो ये तालुकदार की शक्ति कैसे रह देगा अंग्रेज? तो कंपनी सोच रहा है कि तालुकदार बड़ा बरियार हो रहा है, सैन्य शक्ति बढ़ा न ले, कहीं ना हमको भी दिक्कत न कर दे। इसीलिए तालुकदार क्या करेगा कि जितने के पहले किला तिला है ये सब किला ढाहे लगेगा, किला ढाए लगेगा और जागीरें छीनने में एक अपनी राय दे देगा कंपनी, आम लोगों को सुकून दिलाने के लिए कि ये आम लोगों के ऊपर में कोरा बरसाता है, लोगों का शोषण करता है, और जो असली जमीन का मालिक है अब वो असली जमीन का मालिक नहीं रहा, उसके जमीन छीन लिया है तालुकदार। तो इनसे अब कंपनी जमीनें लेके, माने तालुकदारों से जमीनें लेके जो ऑलरेडी असली जो जमीन का मालिक है उनके नाम कर दिया जाएगा। तो कुछ पल के लिए तो भाई ये अच्छा लगेगा किसानों को कि ठीक है हमको पुरानी जमीनें मिल जा रही है, अच्छी बात है। तो किसानों को कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तालुकदारों के किला को तोड़ टार करके जागीरें किला तालुकदारों से छीन करके और वो जागीरें जो है वो आम जनता को बांट दी, माने जिसका जिसका पहले से प्रॉपर्टी था उसको दे दिया गया। कुछ टाइम तक किसानों को लगा कि अच्छी काम है, लेकिन तालुकदार तो कंपनी से नाराज हो जाएंगे इसको लेकर करके। लेकिन अब दो बात आपको समझना है, कंपनी जवाबदेही नहीं रखना चाहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कंपनी जो है ना वो जवाबदेही नहीं रखना चाहती है, ये केवल टैक्स वसूलना जानती है। तो जमीन ले करके दे दिए और इसमें अपनी राय भी दे दिए कि अगर हम जमींदारों या तालुकदारों से अगर जमीन लेके आपको देते हैं तो इसमें आपका शोषण, किसानों का शोषण क्या हो जाएगा, कम, जो कि किसान के हित में था बातें। तो किसान को भी अच्छा लगा, सपोर्ट भी मिला होगा शायद। चलिए ये बातें आता है। दूसरी बात यह भी था कि ये जो कंपनी तालुकदारों से जमीन लेता तो कहीं ना कहीं जमींदारों की, तालुकदारों की शक्ति कंपनी क्या कर देती, कम, और ये मोटिव भी रहा था उसका। अब ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कंपनी को अगर लगान देगा आम आदमी, आम जनता, तो ये केवल लगान से मतलब रखेगा, उसके दुख सुख में शामिल नहीं होगा। आपके यहाँ कोई डेट कर गया, कुछ पैसे की जरूरत है, तो जो तालुकदार होता था ये भले ही शोषण करे, भले ही किसी को मारे, भले किसी की जागीरें छीन ले, लेकिन तालुकदार दुख सुख में शामिल होता था सर।
अगर आपको कहीं अर्जेंटली कुछ पैसे की जरूरत हो गई, शादी लग गया, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, तो ताल्लुकदार लोग कर्ज ही दे, लेकिन देता तो था, लेकिन कंपनी लायबिलिटीज वाला काम नहीं करेगी, जो कि बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप और भी समझ सकते हैं बात को कि जितना भी अगर मान लेते हैं फसल लगाना हो, उससे पहले आपको बीज, खाद, खल्ली अगर घट रहा है तो ताल्लुकदार लोग तो आपको देंगे, लेकिन कंपनी नहीं देगा। तो कंपनी बस केवल लगान वसूलना जानती है। तो कहीं ना कहीं जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जब जमीन आ जाएंगे और वो जमीन असली जमीन के मालिकों को दे दिया जाएगा तो किसान खुश होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, देला के बाद कंपनी 30 से 70% तक लगान ले सकता है। अब आप मान लेते हैं कि जिस पर 60% भी लगान दिया तो आम आदमी के घाटा है कि नहीं है। अब बताइए, आप 100 किलो धान अगर उपजा लिए हैं और अपने पूंजी लगा कर करके मेहनत आपका लगा है, आपका जितना भी बीज है, खाद है, खल्ली है, 3-4 महीने फसल तैयार होने से लेकर के फिर इटाई कटाई पिटाई तक आप एकदम पूरा मेहनत किए, और उसके बाद 60% 70% अगर लगान कंपनी लेके चल जाए तो 100 किलो धान में से 60 किलो धान, 70 किलो धान कंपनी लेके चल जा रहा है, तो 40 किलो में आपका मेहनत भी है उतना दिन। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत था। अब किसान तंग आवे लगा और किसान के पुरनका बात याद आवे लगा कि कंपनी से अच्छा तो ताल्लुकदार में था, जो कभी कभी दुख सुख में शामिल तो होता, खाद खलीला पैसा तो देता, घर में किसी के शादी विवाह या मरनी हो जाए या किसी तरह के सामाजिक कार्य हो जाए उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ पैसे उधार तो देते, लेकिन कंपनी से पैसे मिल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भी अवध के क्षेत्रों में किसान किसके फेवर में किसके विरोध में आ जाएंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में। अब बताइए ताल्लुकदार विरोध में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यही बातें हम आपको कहें कि अवध क्षेत्र से जब बगावत होगा, एक पृष्ठभूमि है, तो अवध से नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल, साथ साथ इनको यहां जब सिपाही विद्रोह है तो सिपाही लोग इनके सपोर्ट में आएंगे, साथ साथ जो ताल्लुकदार होते थे उनकी जागीरें, किले उले ढा दिया गया, जमीनें छीन लिया गया, जिसके विरुद्ध से कुछ ताल्लुकदार लोग जो है वो किसको सपोर्ट में आएंगे, तो बेगम हजरत महल के, और किसान लोगों का भी सपोर्ट बेगम हजरत महल को मिलेगा। समझ बात? चलिए, तो ये सब कहीं ना कहीं कारण था। आप लोग को बताए थे कि जब 10 मई 1857 को विद्रोह छिड़ा था तो दिन के दोपहरिया के बाद से तो आम किसानों का खूब बढ़िया से सिपाहियों का सपोर्ट मिला था। अब किसान क्यों सपोर्ट करेगा सिपाही को? बाकी आप देख रहे हैं, चूंकि लगान ये बहुत ज्यादा तस्वीर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो आप समझ पा रहे हैं पूरे चीजों को। अब एक बात और ध्यान में रखना है, तो ये एक बात ध्यान में रखेंगे, 1820 के दशक की अगर बात कर ले तो 1820 के दशक से जो सिपाही होते थे, भारतीय सिपाही, और जैसे मान ले गोरे लोग होते थे जिसको हम अफसर कहे, तो ये गोरे लोग हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ये मान ले भारतीय सिपाही है, तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन था ना सर, ये दोस्ताना वाला था। याद रखेंगे, दोस्ताना, समझ रहे हो ना, दोस्ती वाला। एकदम अंग्रेजी ऑफिसर जहां जहां जाए भारतीय सिपाही वहां वहां जाए, अंग्रेजी ऑफिसर बाघ मारे जाए तो भारतीय सिपाही भी बाघ मारे जाए। मतलब हम एक बात करें, शिकार करने जाएगा, इसके अलावा अंग्रेजी ऑफिसर पार्टी देगा, उसमें भारतीय सिपाही भी शामिल होगा, ये भी साथे साथे खाएगा, ये भी पार्टी देगा, ऑफिसर भी शामिल होगा, ये भी पार्टी साटी एकदम करेगा, ये हिंदी भी बोलने लगेगा कुछ कुछ ऑफिसर, ये भी अपने आप पर्व त्योहार, एकदम चूड़ा दही के दिन आ गया तो चलिए एकरा ले जा करके तनी दही चूड़ा एकदम खिला दी ऑफिसर के, ये का ओ माय गॉड, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ये अलग अलग एकदम चलते, मैंने घुल मिल के रहता था, यानी जो बीच का जो रिलेशन था सर, ये दोस्ताना वाला। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोस्ताना 1840 के बाद क्या हो जाती है, बदल जाती है। 1840 के बाद अंग्रेज जो है उसको कहीं ना कहीं हम लोगों से, हम लोग के संस्कृतियां को जान लिया, जैसे जैसे हम लोग के धर्म के जाति व्यवस्था को, तो हमसे वो भेदभाव करने लगा और अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ बताने लगा। यही नहीं, जो भारतीय सिपाही होते थे कहीं ना कहीं उसको अब हीन नजर से देखना शुरू कर दिया, उनको छुट्टियां तक नहीं मिलती थी, उनको वेतन कई वर्षों से रुके हुए थे। एक मिनट, थोड़ा गाड़ी है उसको जान दीजिए। चलिए, तो ये हम लोग देखें कि जो अफसर लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं 1840 के दशक के बाद रिलेशन भारतीय सिपाही और अफसरों के बीच गड़बड़ा जाएगा। अब ये भारतीय सिपाही पे शक करने लगेंगे बात बात पे, और पहले कोई शक नहीं, अगर भारतीय सिपाही से कोई गलती भी हो जाए तो चलिए क्षमा हो जाता है, अपना ही बटालियन के आदमी है। लेकिन अब कोई थोड़ा बहुत भी कुछ करेगा तो उसको जब मन तब उसको छुट्टी भी कर सकता है, जब मन तब उसको हटा सकता है।
तो भारतीय सिपाही में भी असंतोष फैल जाएंगे कि ये आदमी भेदभाव हमसे करता है, ये आदमी छुट्टी भी नहीं दे रहा है, ये आदमी कई दशकों से वेतन रोक लिया है। 1857 तक लगभग 2-3 दशक हो जाएंगे ना। 1840 के बाद माहौल बदल जाएगा। इसके बाद से धीरे धीरे इनको कई दिनों से छुट्टी नहीं मिलेगा, कई दिनों से वेतन नहीं मिलेगा, केकरो मेहरारू हुआ, कोई बाल बच्चा पता चला जरा 10 साल छुट्टी नहीं दिया होगा, ओकर लड़का तो मान ली 4 साल में छोड़ के आया तो 14 साल 15 साल के हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो जाएगा। तो ये सब के कारण ध्यान से सुनेंगे, सिपाही लोग भी 1857 में अवध की तरफ से एकदम बौखलाए रहेंगे। कहते हैं कि यही नहीं, जितने भी बंगाल रेजिमेंट में जितने भी, याद रखेंगे, नेटिव इन्फेंट्री की बात हो चाहे कैवेलरी की बात हो, जितने भी सिपाही बंगाल में थे, ये सारा अधिकांश, इसमें से ज्यादातर सिपाही जो है ये उत्तर प्रदेश से आते थे। और याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से आने के कारण, याद रखेंगे, इसको बंगाल आर्मी का पौधशाला कहते हैं। किसको कहते हैं? अवध को। चूंकि अवध से ही ज्यादा मात्रा में बहाली होता था। जो अंग्रेजों की जो सेना है ना, सिपाही है ना, उस सिपाही में सबसे ज्यादा सिपाही कहां से बहाल होके आते थे? अवध से। और इसीलिए याद रखेंगे अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहते हैं। बात को समझेंगे, बंगाल आर्मी की पौधशाला। लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने भी आर्मी थे, इन सभी से अंग्रेज भेदभाव कर रहे थे, रंग भेद को लेकर करके छुट्टियां नहीं मिल रही थी। इन सब के वजह से सिपाही लोग 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे। तो चलिए ये दो बातें हम लोग आज चर्चा कर ली। एनसीईआरटी के एक देश से जान जा चुकी थी, और एक फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा होना। वो दुनिया कौन थी? तो ये तालुकदारों की अपनी पूरी दुनिया थी, जो कहीं ना कहीं अंग्रेज के आने के बाद इसका हिला किला जागीर उगी सब ढा दिया। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लाभ मिलता है तो लाइक करना ना भूलें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। जो 40 को 50 को सब्सक्राइबर भी 1-2 वो डेली नहीं बढ़ पा रहा है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो फिर दिक्कत है सर, हम क्या करेंगे? अपने ऑफलाइन पे ही ध्यान देंगे, ऑनलाइन हमारे बस की चीज नहीं है, यही मान करके हम लोग ऑनलाइन से विदाई ले लेंगे। तो चलिए लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।